रिश्तों की किताब में हर पन्ना खास होता है। हर नाम के पीछे कोई ना कोई एहसास होता है। टूटने ना दो इन्हें गलतफहमियों की वजह से, क्योंकि जुड़ जाएं अगर यह दोबारा तो यह कोई इतिहास होता है। नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस अनदेखी सच्चाई की है जो हमारे समाज के हर घर में कहीं ना कहीं सांस ले रही है। यह कहानी है उस घर की जिसमें चार दीवारें तो हैं, पर हर दीवार पर रिश्तों की खामोशी टंगी हुई है। एक ऐसा परिवार जिसमें जिंदगी के पांच मुख्य किरदार हैं: माता रीना, पिता गोपाल और उनके दो बच्चे, बेटा सुमित और बेटी सीता, साथ ही बहू गीता भी, जो इस घर की नई लेकिन अनदेखी ईंट है। साथियों, यह कहानी कोई कल्पना नहीं है, बल्कि उन अनकहे भावों की दास्तान है जो अक्सर हंसी के पीछे छुप जाते हैं। यह कहानी दिखाएगी कि कैसे एक घर जो बाहर से भरा पूरा लगता है, अंदर से रिश्तों की दरारों से चरमराने लगता है, और कैसे कभी-कभी अपनों के बीच ही इंसान खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। मां रीना, जो हर विषय पर अपनी राय रखती है, पर कभी किसी की भावनाओं को समझने की फुर्सत नहीं। पिता गोपाल, जो अब खुद को काम से रिटायर मान चुके हैं, लेकिन पत्नी की बातों में उलझकर बेटे की जिम्मेदारियों से भी आंख चुराने लगे हैं। बेटा सुमित, जो सबका बोझ उठाए जा रहा है, लेकिन उसकी थकान को कोई नहीं देखता। बहू गीता, जो घर और बाहर दोनों मोर्चों पर खड़ी है, पर उसका अस्तित्व सबके लिए बस फ्री की मेड जितना है। और सीता, सपनों की रानी, जो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। तो आइए प्यारे साथियों, इस कहानी के माध्यम से हम सब मिलकर समझने की कोशिश करें कि प्यार, सम्मान और समझदारी की कीमत क्या होती है, और क्यों किसी एक की चुप्पी पूरे घर को खामोश कर सकती है। रीना एक आम गृहिणी है, लेकिन खासियत यह कि घर हो या बाहर, हर मसले पर बोलना उनकी आदत है, चाहे उन्हें उस विषय की समझ हो या ना हो। गोपाल, जो अब ज्यादातर घर में ही रहते हैं, जब से सुमित ने नौकरी शुरू की है, उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं और अब ज्यादातर पत्नी की बातों में डूबे रहते हैं। यह परिवार एक सुंदर और बड़ा 4 BHK फ्लैट में रहता है। बेटा सुमित 26 साल का एक स्मार्ट हैंडसम युवक है। घर का सबसे प्यारा, सबका लाडला, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जहां से उसे 30,000 रुपये की सैलरी मिलती है। लेकिन यह लाडला तभी तक है जब तक वह घर की हर जरूरत, हर मांग पूरी करता रहे। सुमित की पत्नी गीता, जो एकदम सीरियल की बहू जैसी लगती है, घर भी संभालती है और साथ ही बाहर नौकरी भी करती है। लेकिन दुख इस बात का है कि घर में उसकी अहमियत 10 रुपए से ज्यादा नहीं, और वह भी सिर्फ इसीलिए कि वह फ्री में घर का हर काम कर देती है और ऊपर से बाहर जाकर नौकरी कर 4 पैसे घर में भी लाती है। गीता एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है और 12,000 रुपये सैलरी में घर चलाने और निभाने की पूरी कोशिश करती है। वहीं सीता, 24 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और सपने उससे भी बड़े। वह कॉलेज में पढ़ती है और अपने मम्मी पापा की दुलारी है। सीता को हर वह चीज चाहिए जो किसी सामान्य मिडिल क्लास लड़की के लिए सपना ही हो सकता है, पर उसे वह चीज मिलनी ही चाहिए। कैसे और कहां से, यह चिंता उसकी नहीं है। यह जिम्मेदारी मम्मी पापा की हो या फिर सुमित की, बस चीज चाहिए तो चाहिए। रीना पूजा घर में बैठी है। बहू, सुबह के 6 बज गए हैं तो अपने पापा जी को चाय दे दे, वरना सुबह सुबह फिर से शुरू हो जाएंगे। किचन में नाश्ता रेडी करती गीता, जी मम्मी जी, अभी देती हूं चाय। कप में डालकर ट्रे में रखते हुए हॉल में जाकर, पापा जी चाय। गोपाल जी, बहू, वो मुझे मेरा चश्मा भी पकड़ा दो। सामने ही टेबल पर चाय रखते हुए गीता ने चश्मा उठाकर आगे बढ़ाते हुए, लीजिए पापा जी। गीता आगे बढ़ते हुए दरवाजे से न्यूज़पेपर उठाकर, पापा जी लीजिए न्यूज़पेपर। गीता फिर से किचन में काम करने लगी और नाश्ता बनाते बनाते कब 7 बज गए पता ही नहीं चला। गीता ने अपने दोनों हाथों को इतनी गति दी थी कि 2 लोगों का काम अकेले करने लगी और वहीं खड़े खड़े अपना नाश्ता किया। वह अक्सर रसोई में ही फटाफट नाश्ता करती थी। कई बार सुमित ने भी देखा था कि वह अक्सर जल्दी के चक्कर में अपना नाश्ता किए बिना ही निकल जाती है। सुमित के लिए यह एक अच्छी बात थी इस घर में कि सुमित से अरेंज मैरिज होने के बावजूद सुमित पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाता है। और यही एक वजह है
गीता के चुप रहने की भी। रीना जी बोली, उठ जा सीता, 8 बज चुके, फिर तुझे कॉलेज भी जाना है मेरे बच्चे। और हाँ, कल तेरा बर्थडे है, तो बता तुझे क्या गिफ्ट चाहिए। सीता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलते हुए, मम्मा, मुझे आईफोन का टॉप मॉडल चाहिए, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स के पास महंगे फोन है। अब आप ही बताओ उनको देखकर मुझे कैसा लगता होगा। रीना जी बोली, चल ठीक है, शाम को करती हूं सुमित से बात, अभी उठ और जाकर नाश्ता कर ले, टेबल पर लगा दिया है। सीता ने कहा, ओके मम्मी। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। शाम को चाय पीते हुए रीना ने चाय का कप गोपाल की ओर बढ़ाते हुए, देखिए जी, सीता के बर्थडे पर आईफोन तो देना ही पड़ेगा, और मैं सोच रही हूं इस बार पार्टी घर में ना करके बाहर होटल में ही कर लेते हैं, क्योंकि घर पर तामझाम करना मुझको तो अच्छा नहीं लगता, और उसकी सहेलियां भी तो आएंगी, कुछ तो हमारी भी इज्जत बढ़नी चाहिए। गोपाल जी रीना की ताल में ताल मिलाते हुए, हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी बेटियां तो हर किसी के नसीब में नहीं होती, और कहते हैं बेटियों की किस्मत से ही घर चलता है, बेटों का क्या है, वह तो शादी होते ही बेगाने हो जाते हैं। हम पर भगवान की कृपा है कि हमारे पास लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सीता के रूप में है। गीता घर आते ही चाय का कप पीकर किचन में काम करने लग गई, क्योंकि ना तो उसको किसी की बात की परवाह थी, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसकी बात ना किसी ने सुननी थी, ना ही उससे कोई राय लेने वाला था। तो उसने खुद को इन बातों में उलझाने की बजाय खुद को काम में व्यस्त रखना ही अच्छा समझा था। इसलिए एमबीए करने के बाद भी छोटे से स्कूल में जॉब कर रही थी, क्योंकि उसे जहां जॉब के ऑफर मिल रहे थे वह काफी दूर थे, और सुमित और घर की जिम्मेदारी के कारण वह बेंगलुरु या नोएडा में जॉब नहीं कर सकती थी, और डिनर की तैयारी में लगी रही बिना किसी तर्क व तर्क के। सुमित को दरवाजे पर आता देख गीता का चेहरा खुशी से चमक गया और किचन से नींबू पानी का गिलास लेकर बाहर आ गई। रीना जी बोली, अरे बहू, तुम वो नींबू पानी पैकेट वाली क्यों नहीं बना लेती, उसमें चीनी भी नहीं डालनी पड़ती और पीने में भी अधिक स्वाद लगता है। वैसे भी गर्मी के मौसम में नींबू की कीमत आसमान छूने लगती है। रीना ने अपना तर्क सामने रखते हुए कहा। गीता ने हल्का सा सिर हिलाते हुए जी और गिलास को सुमित के आगे करते हुए, लीजिए रीना। फिर से गीता जाकर रसोई में सीता के लिए सलाद की प्लेट तैयार कर दे, क्योंकि वह खाना तो नाम मात्र ही खाती है। सुमित वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गया। गोपाल जी बोले, और बेटा, कैसा रहा आज का दिन। सुमित ने गिलास को मुंह लगाते हुए, जी ठीक था। गोपाल ने एक सरसरी सी नजर रीना पर डाली। रीना ने बात आगे बढ़ाते हुए, सुमित, 2 दिन बाद तुम्हारी छोटी बहन का बर्थडे है, तो तुम और गीता अपनी तरफ से क्या गिफ्ट दोगे। सुमित ने गिलास टेबल पर वापस रखते हुए अपनी जेब से 5,000 रुपये निकालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, मां, सीता खुद ही ले लेगी जो उसे पसंद है। सुमित मन ही मन सोच रहा था, ये पैसे तो मैंने गीता के लिए एक जोड़ी पायल के लिए कई महीनों तक बचत करने के बाद बचा कर रखे थे। चलो, सीता की खुशी भी जरूरी है। रीना तेज तर्रार आवाज में बोलते हुए, रहने दे सुमित, अगर मन नहीं है कोई गिफ्ट देने का तो कोई जरूरत नहीं। आखिर अब तो तुम अपने पैसे बीवी पर ही उड़ाओगे। क्यों जी, गोपाल की ओर देखते हुए, और वैसे भी सीता तो पैसे लेने वाली नहीं है। मैंने सोचा था कि चलो, घर में एक ही बेटी है, न जाने आगे ससुराल कैसा मिले, इसलिए सोचा था छोटी छोटी खुशियों से उसका दामन भर दे। पर चलो जी, उसकी तो किस्मत में ही नहीं है यह सब। सुमित बोला, मम्मी आप क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। सुमित बोली, बेटा, वो मैं और तेरे पापा इस बार उसको आईफोन देना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि छोटी सी पार्टी किसी भी होटल में दे दें। सुमित ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा, मां, फोन ही चाहिए तो कोई भी एंड्रॉइड फोन दे देते हैं। गोपाल जी बीच में ही रहने दे। फिर सुमित ने एक नजर चारों ओर घुमाई और अपनी बात आगे रखते हुए कहा, पापा, अभी मेरी सैलरी में से बाइक की भी इंस्टॉलमेंट कटती है, और आईफोन टॉप मॉडल रुपए 92,000 का है, और पार्टी में भी कम से कम रुपए 20 से 25,000 खर्च हो जाएंगे। तो आप यह बताइए कि यह सब कैसे पॉसिबल होगा। सुमित ने अपना मोबाइल आईफोन 7 आगे करते हुए कहा, पापा, अगर सीता को आईफोन ही चाहिए तो यह ले लेगी, मैं कोई भी ले लूंगा, क्योंकि फोन तो फोन है,
गोपाल जी बोले, हाँ भाई, वो हमारी बेटी है, तो तुम क्यों करोगे उसके लिए कुछ? वो क्यों लेगी तुम्हारा पुराना मोबाइल? कल को तुम्हारी बीवी के उल्हाने सुनने के लिए कि अपनी खुशी के लिए तुमसे मोबाइल छीन लिया। इधर गीता किचन में खड़ी सोच में डूबी हुई थी। जिस घर में एक गिलास नींबू पानी महंगा लगता है, बेटे के लिए उसी घर में बेटी के लिए 1 लाख रुपए सिर्फ छोटी सी खुशी है। कुछ सोचते हुए गीता किचन से बाहर आई और वहां का गर्म माहौल देखते हुए, सुमित, आप सीता को आईफोन इंस्टॉलमेंट में लेकर दे दीजिए, और हाँ, पार्टी में जो भी लगेगा वह मेरी 2-3 महीने की सैलरी से मैनेज हो जाएगा। मैं अपनी सैलरी एडवांस ले लूंगी। सुमित ने गुस्से से एक नजर गीता को देखते हुए चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था अगर इस वक्त उसने गीता की बात काटी तो आने वाले टाइम में उसकी बीवी को जो इज्जत मिल रही है वह भी नहीं मिलेगी। सुमित ने हामी भरकर गुस्से में अपने कमरे में चला गया, लेकिन दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि क्यों कोई भी आज उसकी बात नहीं समझ रहा कि आने वाले वक्त में कम से कम थोड़ी बहुत तो सेविंग होनी चाहिए। दिखावे से बढ़कर भी जिंदगी होती है, और कल को सीता की शादी भी करनी है, तो कोई क्यों नहीं समझता मेरी बात को कि कल अगर उसके मनमाफिक घर परिवार नहीं मिला तो तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाएगा सीता के लिए। सोचते हुए अपने बेड पर लेट गया। तभी वहां गीता को आता देख सुमित ने अपना मुंह फेर कर दूसरी दिशा में घुमा दिया। गीता, दूर से ही क्या बात है? सुमित, आप नाराज हो? सुमित ने एक नजर दरवाजे की ओर डाली जहां गीता अपने हाथों को बांधे खड़ी थी। नहीं तो वैसे भी मुझे यह हक कभी मिला ही नहीं कि मैं भी किसी से नाराज हो सकूं। गीता बोली, तो चलिए खाना खा लीजिए। वैसे भी मुंह बनाने से आपको किसी से भी नाराज होने का हक तो मिलने से रहा। सुमित बोला, गीता, तुम समझती नहीं हो, घर का खर्च पहले से ही मुश्किल से चलता है और मुझे यह दिखावे के लिए उधार की जिंदगी जीना पसंद नहीं। जानती हूं सुमित, पर घर की शांति भी जरूरी है, और आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक फोन की ही तो बात है, वह भी तो अपने बड़े भाई से कुछ उम्मीद रखती होगी ना। सुमित, गीता की बात सुनकर, अच्छा, तो तुम्हारी क्या उम्मीद है मुझसे? वह भी बता दो जिसे मैं अपनी दोनों किडनियां बेचकर पूरा कर दूं। गीता ने सुमित की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखा तो उसकी आंखों से पानी टपकने लगा। सुमित बोला, सॉरी गीता, पर सीता सब समझ सकती है। बस अगर मम्मी पापा उसका साथ ना दें, और तुम्हें पता है कि पापा के पास तो कोई सेविंग भी नहीं है इस फ्लैट और गांव की जमीन के अलावा। पूनम ने अपने हाथों में सुमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब ज्यादा सोच रहे हो, तुम तो थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारा डिनर कमरे में ही ले आऊंगी, फिर साथ में खाना खाएंगे। 2 दिन बाद पार्टी थी, सब अच्छे से मैनेज हो गया था। सीता बोली, थैंक यू मम्मी पापा इतनी अच्छी पार्टी के लिए, और एक नजर पूरे हॉल पर मारकर देखती है। रीना ने अपने हाथ में लिया वो बॉक्स सीता की ओर बढ़ाते हुए, यह ले एफ, थैंक यू मम्मी, और गले लग गई। सुमित और गीता उसे देखकर, अब तो खुश है ना? रीना ने मुंह बनाते हुए, भैया भाभी, आप लोग मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए। गीता बोली, सॉरी सीता, वो मेरे पास। सीता बीच में ही, भाभी, वैसे आपकी यह रिंग बहुत खूबसूरत है, तो क्यों ना मुझे यही गिफ्ट कर दें। गीता ने एक नजर सुमित की ओर देखा और अगले ही पल सुमित गीता को हैप्पी बर्थडे बोलते हुए, सॉरी सीता, ये रिंग तो नहीं मिल सकती, क्योंकि यह गोल्ड की नहीं सिल्वर की है, जो तुम्हारे हाथों में अच्छी नहीं लगेगी। तुम एक काम करो, जो मम्मी ने गोल्ड की रिंग पहन रखी है वह ले। सुमित गीता का हाथ पकड़कर निकलते हुए कहा। सीता मुंह बनाते हुए, चांदी की अंगूठी है। रीना ने देख लिया अपने सुमित को, एक चांदी की अंगूठी के लिए कितना सुना कर गया है। और क्या हो जाता अगर भाभी अपनी ननंद को गिफ्ट में अंगूठी दे देती, तो पार्टी अपने शबाब पर सीता ने अपने बर्थडे पर ज्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। गोपाल बोले, रीना, मेरी बेटी मेरा अभिमान है, देखो हम उसे हमेशा खुश रखते हैं। सब अच्छे से निपट गया था। सुमित और गीता पर एक्स्ट्रा बोझ जरूर पड़ गया। जो अभी थोड़ी बहुत सेविंग थी वह पार्टी करने में लग गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोचा था 20 से 25 हजार, लेकिन एक अच्छे होटल में पार्टी करने का खर्चा 0,000 आया था, क्योंकि गेस्ट की लिस्ट ज्यादा थी, जिसमें से 5,000 तो गीता ने अपनी 2 महीने की सैलरी एडवांस लेकर पे किए थे।
बाकी सुमित ने थोड़ी बहुत जो सेविंग थी वह निकाल कर पे किए थे, क्योंकि इस वक्त और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं था। लेकिन उसके माथे पर शिकन की कुछ लकीर जरूर उभर गई थी। वह यह अच्छे से समझ गया था कि कम से कम आने वाले 6 महीनों तक उसका हाथ बहुत ज्यादा टाइट रहने वाला है। अगले दिन उसने यह बात पूनम को भी समझा दी थी कि इस पूरे साल भर में तुम्हें केवल करवा चौथ के अलावा कोई सामान नहीं लाना है, और जितना हो सके उतनी मुट्ठी बंद करके चलना पड़ेगा। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अभी तुम ज्यादा ना सोचो, और मेरा तो तुमको पता ही है सुमित, ज्यादा खर्चा होता ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 1000 या 1500 खर्च होते हैं। सुमित, हो सके तो इसे भी कम करने की कोशिश करो। बिल्कुल सुमित, उसे भी कम करने की कोशिश की जाएगी। गीता ने बुझे मन से बोल तो दिया, लेकिन अंदर ही अंदर तड़प उठी, क्योंकि शादी के बाद उसके भी कुछ अरमान थे जिन्हें वह पूरा करना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे हर वो चाह उसके अंदर ही दबती चली जा रही थी। लेकिन आज पहली बार उसके मन में एक अजीब सी आहट निकली। उसे भी उसने अपने अंदर कुछ सोचते हुए दबा लिया। सुमित के चेहरे की ओर देखते हुए नम आंखों से वह चुप सी होकर हल्का मुस्कुरा दी। सब मैनेज हो जाएगा। इधर सुमित की आंखों में भी हल्की नमी आ गई थी, क्योंकि उसने शादी के 2 साल होने पर भी आज तक गीता के लिए कोई खास तोहफा तक नहीं लिया था, और उसकी जरूरत में भी उसे कटौती करने को बोल रहा था, जबकि वह खुद पूरा पूरा दिन मेहनत करती थी। सुमित ने गीता को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। इन बंद आंखों ने गीता के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर दी, जैसे सुमित के अंदर भी आज कुछ टूटा हो। कुछ दिन यूं ही बीत गए। घर में राशन के सामान में कटौती होने लगी। गीता भी अपना मन मारकर 500 रुपये ही अपने ऊपर खर्च करती, वह भी अगर जरूरत हो, वरना नहीं। शुरू के 2 महीने तो बड़ी मुश्किल से निकले, क्योंकि इस बीच गीता की भी सैलरी नहीं आने वाली थी। 4 महीने निकलते निकलते काफी हद तक सब ठीक होने लगा था। लेकिन आज का दिन जहां खुशी का था, वहीं गीता और सुमित के लिए थोड़ी कमी भी शामिल होने वाली थी इस खुशी में, जिससे गीता के मन में थोड़ी कड़वाहट जरूर आएगी। गीता ही क्यों, कोई भी लड़की होती तो यह कड़वाहट आना लाजमी है। सुमित की नींद आधी रात में खुली तो देखा गीता बेड पर नहीं है। उसने रूम की लाइट ऑन कर अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो गीता उसे वॉशरूम में नजर आई। वह वहां वोमिट करके वापस रूम में आ रही थी। सुमित बेड से खड़े होते हुए बोला, क्या हुआ गीता, तबीयत को? गीता हल्का सा मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, आप खुद समझदार हो तो इशारा है इसका। सुमित बेख्याल सा, गीता, यहां तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और तुम हो कि केबीसी खेल रही हो मेरे साथ। गीता ने मुस्कुराते हुए एक स्ट्रिप संदीप के सामने रखते हुए, जिसमें कुछ लाइनें बनी हुई थीं। सुमित ने गीता को वापस बेड पर बैठाकर पूछा, गीता, यह सच है क्या? गीता ने अपनी नजरें उठाई और बस गर्दन को हल्का हिला दिया। हाँ सुमित। थैंक यू गीता, आई लव यू गीता। मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए तुम्हें मैं कल ही डॉक्टर के पास ले चलूंगा, और हाँ, पूरा ख्याल रखना होगा। सुमित ने गीता का हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा, सुबह ही मम्मी पापा को बता दूंगा कि वह दादा दादी बनने वाले हैं। अभी तुम सो जाओ गीता। सुमित बोलकर फिर से सो गया। सुबह आंख खुली तो रीना जी की आवाजें सुन रही थीं। कितनी आलसी लड़की है जो 7 बजाने को आए और अभी तक नहीं उठी। सुमित ने गीता पर एक नजर डाली और फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए निकलना था तो स्कूल में कॉल करके बोल दिया था कि आज गीता नहीं आएगी, और यह कहकर बाहर निकल गया। आज 2 साल में पहली बार उसे किचन में जाकर खुद के लिए चाय और ब्रेड लेने पड़े थे। फिर भी सुमित के चेहरे पर खुशी थी। वह चुपचाप ब्रेड खाकर रेडी हुआ और जल्दी से गोपाल के रूम में चला गया। गोपाल जी मुंह बनाते हुए, क्या बात है सुमित, आज सुबह सुबह ही तुम्हारे दर्शन हो गए। इधर रीना जी हाथ में चाय और बिस्किट की ट्रे लिए आई। थोड़ा सख्त लहजे में, सुमित क्या हुआ? आज बहू अब तक नहीं उठी, जबकि उसे स्कूल भी जाना है, पर लगता नहीं आज हमें नाश्ता मिलने वाला है। महारानी बिना बात के अब तक सो रही है। सुमित बोला, मम्मी कल पूरी रात उसे नींद नहीं आई इसलिए सो रही है, और आज तो शनिवार है तो आप और सीता मिलकर नाश्ता बना लीजिए। मैं थोड़ी देर में गीता को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूं।
इसलिए थोड़ी देर बाद ऑफिस से आ जाऊंगा। सुमित ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा। रीना के चेहरे पर मिले जुले भाव थे। कोई उन्हें देखकर बता ही नहीं सकता था कि वह खुश हैं या नहीं। सीता ने जब यह बात सुनी, वह जरूर खुश हुई एक बार, क्योंकि आखिर आज पहली बार बुआ जो बनने वाली थी, उसने ही आज अपनी मम्मी को समझाते हुए कहा, अम्मी, क्या हुआ? अगर एक दिन आप नाश्ता बना लोगी? वैसे भी मैं भाभी के हाथ का खाना खाकर बोर हो चुकी हूं। हर रोज वही टेस्ट आता है जो आपके हाथों के स्वाद से बिल्कुल अलग है। सीता की बात सुन रीना जी चने के झाड़ पर तो चढ़ गई, लेकिन शाम होते होते घर का सारा काम करने में उनकी कमर दर्द करने लगी, क्योंकि सीता ने कभी रसोई में काम किया ही नहीं था। ना ही रीना जी उससे कुछ करवाना चाहती थी। डॉक्टर ने गीता का चेकअप करने के बाद सुमित को एडवाइस देते हुए कहा, देखिए, आपकी मिसेज काफी वीक हैं और उनमें हीमोग्लोबिन मतलब खून की काफी कमी है, तो उन्हें स्टार्टिंग के कुछ महीने टोटली बेड रेस्ट चाहिए, जिससे और उनको संतुलित आहार का ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि उनमें इस वक्त जिस मात्रा में ब्लड होना चाहिए उससे आधी मात्रा में भी नहीं है। यह कुछ मेडिसिन मैं आपको लिख दे रहा हूं, बाकी डाइट आपको दूसरे कैबिन में बैठी नर्स समझा देगी। डॉक्टर ने पूनम को देखते हुए कहा, मिसेस सुमित, आप जाकर अपनी डाइट समझिए, तब तक मैं सुमित से कुछ बातें करता हूं। ओके। गीता जैसे ही कैबिन से बाहर निकली, वैसे ही डॉक्टर ने सुमित की ओर देखते हुए कहा, देखिए सर, आपकी वाइफ इस वक्त काफी कमजोर हैं, तो उन पर फिजिकली और मेंटली किसी भी तरह का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात यह कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में, तो आप इनका ख्याल रखें या फिर इस बच्चे को अबॉर्ट कर दें। वैसे मेरी नज़र में तो सेकंड ऑप्शन ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है इनको। सुमित की आंखें बंद हो गईं। उसने कुछ सोचते हुए कहा, सर, गीता को तो कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर बोले, नहीं सर, और बच्चे को भी तभी प्रॉब्लम होगी जब आप प्रॉपर उनकी देखभाल नहीं कर सके। वैसे अभी तो स्टार्टिंग है, बाकी आपके पास सोचने के लिए वक्त है। सुमित भारी मन और आंखों से कैबिन के बाहर आ गया। जैसे ही गीता और सुमित घर आए, वैसे ही उन दोनों का दिमाग और दिल दोनों बेचैन हो गए। पूरे घर में जैसे सुबह थी, वैसे अभी भी पड़ा था। अभी तक डस्टिंग तक नहीं हुई थी। किचन का हाल तो उससे भी बुरा था। सुमित और गीता के लिए आज घर में कुछ नहीं बना था। सुमित बोला, मम्मी, आपने हम दोनों के लिए खाना नहीं बनाया क्या? रीना जी बोली, अरे बेटा, मुझे लगा कि तुम लोग बाहर गए हो तो खाकर ही आओगे। गीता शांत सी सुमित की ओर देखते हुए जैसे ही किचन में गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके खाने को खाना नहीं बना था। लेकिन किचन के सारे बर्तन सिंक में पड़े चिल्ला रहे थे। गीता भारी मन से वापस बाहर आकर बोली, सुमित, आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा चाय के लिए। सुमित ने प्रश्न चिन्ह के साथ गीता की ओर देखा। गीता कुछ नहीं बोली तो सुमित गुस्से में उठा और गीता की ओर देखते हुए बोला, तुम कमरे में जाओ, और खुद गुस्से भरी नजर से रीना जी को देखा। तब तक गीता वहां से जा चुकी थी। रीना जी को सारी बात बताते हुए, मम्मी, अब आप बताइए कि गीता पर इतना बोझ डालना सही है क्या? रीना जी अपनी बातों को शहद में डूबे हुए बोली, अरे सुमित, तुम बैठो। ये डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं। अब तुम तो जानते हो मुझसे तो काम नहीं होता, और सीता को तो कुछ आता ही नहीं। वैसे भी हमें तो गीता के ही हाथों के खाने की आदत पड़ गई है। सुमित ने हैरानी से देखा और फिर से बोला, मम्मी, कल से गीता स्कूल से रिजाइन कर देगी। रीना जी बोली, तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? तुम दोनों की सैलरी मिलाकर तो बड़ी मुश्किल से हो पाता है। अब हमारी पेंशन से तो हमारा गुजर हो ही जाता है। हम तो किसी पर बोझ नहीं है। सुमित की आंखें भर गईं, यह सुनते ही, क्योंकि 400 रुपये की पेंशन में से वह कभी भी नहीं मांगता था। जो भी होता था खुद ही मैनेज करता था। वह पैसे या तो सीता की फालतू फालतू डिमांड को पूरा करने में लगाते थे, या फिर उनके घूमने फिरने में। उसने और गीता ने कभी भी घर में खर्च करने को तो कहा ही नहीं था। लेकिन फिर भी सुमित मन मारकर जैसे ही जाने लगा, तभी उसके कानों में फिर से रीना जी की तेज आवाज पड़ी, अरे यह तो तब पता चले नालायक औलाद को जब फ्लैट का किराया देना पड़े या फिर घर की रसोई का खर्चा उठाना पड़े। आज सुमित भी थोड़ा तहस में आकर बोला,
मम्मी, आप बोलना क्या चाहती हो? साफ साफ बता दो। रीना जी गुस्से में बोली। तो सुनना चाहते हो, साफ साफ तो सुनो। जब तक सीता की शादी नहीं हो जाती, तुम बच्चा पैदा नहीं करोगे, क्योंकि इसके आते ही सीता की अहमियत कम हो जाएगी इस घर में, समझे? तुम सुमित को इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसा होगा कभी। आखिर वह भी इसी घर का बेटा था, और उसने तो हमेशा ही सुना था कि लोग बेटों को ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे भी गीता ने अगर जॉब छोड़ दिया तो तुम्हारी बीवी के खर्चे भी हमारे ही सिर आ जाएंगे, समझे तुम? सुमित अपनी मां के मुंह से इस तरह की बात सुनकर अवाक सा रह गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी आखिरी दलील पेश करते हुए कहा, मम्मी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस घर का बेटा हूं। सुमित ने इतना बोला ही था कि उससे पहले ही गोपाल जी ने उसके गाल पर एक जोरदार छांटा मारते हुए कहा, बेटा जी, अगर ऐसा है ना तो यही सही, पर अब तुम इस घर में रहने का रेंट दोगे और साथ में मेंटेनेंस भी। अब 4 BH के रेंट तो जानते ही हो ना, क्या चल रहा है? बोलो तो बताऊं। पूरे 0 रुपये, समझे तुम? और हां, 6 महीने का एडवांस भी। अब घर में रहोगे तो घर की साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। सुमित आज ठगा सा रह गया, क्योंकि वह तो हमेशा ही पूरी सैलरी रीना जी को पकड़ा देता था, सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ रुपए रखकर। गोपाल जी ने एक बार और तेज आवाज में कहा, हाँ, यह तो सुनते जाओ कि जो भी सैलरी तुम्हें मिलती है उस पर हमारा भी हक है। आखिर बूढ़े मां बाप की सेवा तो करोगे ही, वरना हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में देर नहीं लगेगी। सुमित थोड़ा परेशान सा गीता के पास अपने कमरे में चला गया। उसने न चाहते हुए भी सारी बात गीता को बताई। गीता ने एक उम्मीद भरी नजर से सुमित की ओर देखते हुए कहा, ओ, यह बात हुई आपकी बाहर। तो अब आप बताइए क्या चाहते हो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं। अपनी पलकों को हल्का सा झपकाते हुए सुमित ने एक बार फिर गीता को देखकर कहा, गीता, पता नहीं क्यों हो रहा है यह सब। मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसा भी होगा, लेकिन अब तो ऐसा हो चुका है। इन बातों के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी पापा जी चाहते हैं कि हम उनको सैलरी का कुछ हिस्सा दें, तो ठीक है ना? वैसे भी आपकी तो कंपनी का यही रूल है कि आपको अपने माता पिता को अपनी सैलरी का 20% देना होगा। तो डोंट वरी, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह आपके माता पिता हैं और यह हमारा परिवार है। तो हमें अपना फर्ज और आपको अपने बचपन का कर्ज तो चुकाना ही चाहिए, सुमित ने कहा। गीता, तो फिर हम, यह बेबी गीता बीच में ही बोली, आप पहले बात तो पूरी सुनिए, उसके बाद बोलना, सुमित बोला। मतलब? गीता की आंखें नम हो गई। आप जानते हो, पिछले 1.5 साल से मैं अपने घर नहीं गई। उसकी वजह भी आप जानते हो। मेरी शादी के बाद माँ बाबूजी चल बसे और बस 2 भाभियां और भाई रह गए हैं। तो लगता है कि वह पता नहीं कैसा बिहेव करेंगे, लेकिन फिर भी उनका काफी बार फोन आ चुका है। तो कुछ दिन में सभी उलझनों से दूर उनके पास रहना चाहती हूं। इस बीच आप कोई सस्ता सा एक कमरा देख लीजिए। सुमित हैरानी से बोला, मतलब तुम मम्मी पापा से अलग रहना चाहती हो? पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, समझ रही हो तुम? गीता मुस्कुराते हुए बोली, हम रहना तो मैं भी नहीं चाहती हूं, लेकिन रिश्ते जहर के समान कड़वे हो जाएं। इससे अच्छा है कि थोड़ी कड़वी दवाई ले ली जाए, जिससे बुरा तो लगेगा, लेकिन खुद की इज्जत और सम्मान दोनों बचे रहेंगे, और आस पड़ोस में जो थोड़ी बहुत इज्जत है वह भी बनी रहेगी। वैसे भी सारा इल्जाम मैं खुद पर ही ले लूंगी। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, और अगर तुम रेंट पर नहीं रहना चाहते थे तो भी तुम्हारी इच्छा को पूरा दिल से मानूंगी मैं। लेकिन इस माहौल में मैं खुद भी इस बेबी को लेकर नहीं आना चाहती। जो भी हो आप बता दीजिए। पूनम ने अटकते अटकते अपनी बात पूरी की। दूसरी बात यह कि दूर रहकर हम सीता के लिए कोई अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। 1 हफ्ते तक सब पहले की तरह ही चलता रहा। गीता घर का सारा काम करती और स्कूल जाती, लेकिन अभी तक सुमित डिसाइड नहीं कर पा रहा था। बाकी सबका रवैया अभी भी जैसा का तैसा था। हाँ, गोपाल और रीना ने गीता और सुमित दोनों से बात करना जरूर बंद कर दिया था। इसी तरह लगभग 4 महीने निकल चुके थे। ना तो रीना जी ने बात करना शुरू किया था, ना ही गोपाल जी ने। हाँ, कभी कभी सीता जरूर गीता का हालचाल जानने के लिए उससे बात कर लेती थी, या फिर जूस वगैरह दे देती थी। यही बात धीरे धीरे ही सही
सुमित और गीता मन को छू रही थी। बेशक घर में लड़ाई सीता की वजह से हुई थी, लेकिन सीता तक अभी तक इस बात की भनक ना तो गोपाल जी ने पड़ने दी थी, ना ही गीता ने कभी कुछ कहा था उसको। गीता पहले से भी काफी कमजोर हो गई थी, क्योंकि ना तो उसे घर में रेस्ट मिल पा रहा था, ना ही उसका स्ट्रेस कम हो रहा था। हर वक्त कोई ना कोई बात उसे घेरे रहती थी। एक दिन सुबह सुबह सुमित के ऑफिस में जाने के बाद जैसे तैसे रसोई को समेटते हुए गीता जैसे ही चाय का पानी गैस पर चढ़ाने लगी, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया हो और सिर बुरी तरह घूम गया हो। दूसरी ओर रीना जी और गोपाल जी हॉल में बैठे गॉसिप करते हुए टीवी देख रहे थे। उनके कानों में गीता के गिरने की आवाज तो आई, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। वहीं सीता इस बात से बेखबर अपने रूम से बाहर निकली तो किचन की ओर अपने कदम पानी पीने के लिए बढ़ाते हुए वहां चली गई। रसोई में घुसते ही उसकी चीख निकल गई, क्योंकि जिस रसोई में खाना बनता था वह भी शुद्ध शाकाहारी। आज उसी रसोई घर में गीता खून से लिपटी पड़ी थी। सीता के समझ में कुछ नहीं आया तो चीखते हुए बोली, मम्मी पापा जल्दी आओ, वो भाभी को पता नहीं क्या हुआ है। सीता की आंखों से पानी निकल गया। उसकी हालत को देख गोपाल बोला, जा देख तो सही, क्या लग गई बहू को जो यह सीता इतना चिल्ला रही है? कहीं मरवर तो नहीं गई? रीना जी बोली, मेरी बला से मरे या जी, मुझे क्या, वैसे भी मैंने सब रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। इससे सीता की आवाज इतनी तेज थी कि दूसरे फ्लैट में जाती हुई सुधा, 27 से 28 साल की लड़की जो साथ वाले फ्लैट में अकेली रहती है, वैसे तो कोई उससे बात नहीं करता क्योंकि वह एकदम मुंह फट है, उसको भी सुनाई दी तो उसने न चाहते हुए भी उनके फ्लैट की बेल बजा दी। दरवाजा खुलते ही वह सीता की आवाज की ओर बढ़ गई। उसकी आंखों के सामने जो नजारा इस वक्त था उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि क्या हुआ है, क्योंकि खाली पतीली गीता के पेट के ऊपर पड़ी हुई थी। सुधा बोली, सीता तुम अपनी भाभी को मेरे साथ फटाफट उठाओ और लिफ्ट में नीचे ले चलो। ज्योति ने बिना किसी की परवाह के बोला और सीता की ओर देखने लगी। सीता के हाथ पैर इस वक्त काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने खुद को समेटते हुए सुधा की मदद से गीता को ज्योति की कार तक ले जाकर बड़ी मुश्किल से लिटाया और हॉस्पिटल की ओर निकल गई। रीना जी घर में ही आराम से बैठी, आस पड़ोस की औरतों के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हुए। अरे जब सास ससुर की इतनी बेकदरी करेगी तो यह सब तो होना ही है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अरे बहन जी क्या बताऊं, हमसे तो बात ही नहीं करती जब से पेट से हुई है। ना जाने किस बात का घमंड है कि हमारे बेटे तक का मुंह भी तोड़ दिया हमसे। अब तो दोनों जी हमसे बात तक नहीं करते हैं। शाम होते ही दोनों अपने कमरे में घुस जाते हैं। ना जाने किस बात की बेकरारी रहती है दोनों को। सामने बैठी पड़ोसन नमकीन के साथ चाय पीते हुए, अरे दीदी आजकल की लड़कियों का तो पूछो ही मत, बुरा हाल है ना कुछ करना, और घर के कामों से तो बस जी चुराना आता है इनको, और शादी होते ही घर की चाबियां इनके हाथों में थमा दो तब खुश हैं। ना तो अभी तक उर्मिला के दिल में कोई फीलिंग गीता के लिए पैदा हुई थी, ना ही गोपाल जी के दिल में, लेकिन सबके सामने घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे थे। हॉस्पिटल के बाहर सीता और सुधा दोनों अकेली खड़ी थीं, तो सीता ने काफी बार सुमित को कॉल किया, लेकिन कॉल लग नहीं पा रही थी। थक हार कर सीता ने गीता के भाई को कॉल किया, जो इस वक्त ऑफिस में काम कर रहा था, और आधी बात सुनते ही फोन काट दिया। सुधा ने कहा, सीता तुम्हारे भाभी के भाई तो बड़े अजीब हैं, फॉर्मेलिटी के लिए भी पूरी बात नहीं सुनी। तुमने तो अभी इनसे इतना ही कहा था कि पूनम हॉस्पिटल में है, उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सीता किसी भी बात का उत्तर देने के लिए अब भी तैयार नहीं थी। तभी डॉक्टर बाहर आकर बोले, जी आप लोग इन पेपर पर साइन करवा दीजिए किसी फैमिली मेंबर के, क्योंकि हमें अभी सर्जरी करके भ्रूण को बाहर निकालना होगा जल्द से जल्द, वरना पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। ज्योति की आंखों में इस वक्त कुछ नहीं था, वह बस गीता के बारे में सोच रही थी। वहीं आज पहली बार सीता का मन गीता को लेकर दर्द से कांप उठा था, क्योंकि वह काफी खुश थी जब उसने सुना था कि घर में छोटा बेबी आने वाला है और वह बुआ बनने वाली है। वह सबका दोषी सुमित को मान रही थी, और कहीं ना कहीं उसे अपनी जगह आज वह सुधा ठीक लग रही थी।
सुमित ने जब सीता की कई मिस्ड कॉल देखी तो उसने कॉल बैक करते हुए कहा, हेलो सीता, तुमने कॉल की थी क्या? सीता, जो अब तक सिर्फ रोए जा रही थी, अचानक सुमित की आवाज सुनकर फट पड़ी। सुमित, तुम्हें पता है क्यों फोन कर रही थी मैं तुम्हें? नहीं सीता, जब तुम बताओगी तभी पता चलेगा ना। तो बोलो, दूसरी ओर से सुमित ने बोला। बताए क्या बात है? जब मैं बताऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा। गुड। तो सुनो, तुम्हारी बीवी इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में जंग लड़ रही है, खुद की सांसों के साथ। हाँ, एक गुड न्यूज और है तुम्हारे लिए। अब तुम दोनों अनवांटेड बेबी से आजाद हो गए हो। सुमित गुस्से से, सीता बस करो। और क्या हुआ है गीता को? कहाँ हो? बोलो सीता। सीता बोली, नहीं बताऊंगी क्योंकि अब तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। कितने फोन किए मैंने तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें कोई मतलब नहीं है सिवाय काम के। तो ठीक है भाई, मैं भी नहीं बताऊंगी किसी को भी कि कहां है तुम्हारी बीवी। सीता ने गुस्से में फोन वहीं काट दिया और फिर से अपनी हथेली पर रखी हुई अंगूठी को देखने लगी, जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर उसे पकड़ा कर गया था। सीता रोते हुए, भाभी, मैंने कभी नहीं चाहा था कि आपकी अंगूठी इस तरह मेरे हाथ में हो। मैं तो बस अपना हक जता रही थी आप पर। लेकिन देखो डॉक्टर, एक बार फिर बाहर आते हुए, वह आपकी इन लोगों को ब्लड की जरूरत है। उनमें ब्लड की काफी कमी हो गई है। सीता और सुधा दोनों एक साथ आप हमारा ब्लड ले सकते हो। आप दोनों में से ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जिसका है वह साथ में आ जाए, क्योंकि इस वक्त ब्लड बैंक में भी इस ग्रुप का ब्लड नहीं है। सुधा और सीता दोनों एक दूसरे को देख रही थीं, क्योंकि दोनों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं था। जी जल्दी करिए वरना मुश्किल बढ़ सकती है। तभी सुमित के साथ आते उसके फ्रेंड और कंपनी के मैनेजर ने आवाज लगाते हुए कहा, सर, मेरा ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, चलिए। सीता ने सुमित की ओर देखा तो अपनी नजरें फेर ली। सुमित ने कहा, थैंक्स सुधा, तुमने मुझे लोकेशन सेंड कर दी। सुमित बेचैन सा इधर उधर चक्कर लगा रहा था। तभी गीता के भाई भाभी आते हुए दिखाई दिए और सुमित के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ गीता को? सीता गुस्से से बीच में ही बोल पड़ी, इनसे क्यों पूछ रहे हो? कभी अपनी बहन को मिलने की कोशिश की आपने? जो अब यहां दूसरी ओर से गीता का भाई बिल्कुल शांत था कि तभी एक नर्स आते हुए बोली, सर, ज्यादा ब्लड तो हम उनका भी नहीं ले सकते, लेकिन पेशेंट को कम से कम अभी भी 3 बोतल ब्लड की जरूरत है। गीता की भाभी रुचि, जो एकदम सिंपल सी थी, उधर देखते हुए बोली, जी आप जाइए ना, यह सब बातें बाद में करना। अभी हमारी गीता को हम सबकी जरूरत है। अब आगे इस वक्त इन सब बातों को सुलझाने बैठे तो वक्त निकल जाएगा। रुचि की आंखें नम थीं, लेकिन फिर भी खुद को और अपने पति रोहन को संभाले कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। सवाल तो बहुत थे उसके मन में, पर अब यह जानना उसके लिए जरूरी नहीं था। रुचि जितनी सिंपल थी उतनी ही समझदार भी। सुमित की कंडीशन वह अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि वह आते वक्त खाना लेकर आई थी। तो सुमित और सीता को देखते हुए बोली, लीजिए खाना खा लीजिए आप सब, क्योंकि इस तरह टहलने से कोई भी मुसीबत हल नहीं होने वाली। सुमित और सीता ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन सुधा ने सीता को समझाते हुए कहा, चलो तुम यहां सुबह से चक्कर काट रही हो, मेरे साथ तो थोड़ा बहुत खा लो, फिर तुम्हें ही केयर करना है। ठीक है। भूख तो सुधा को भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही वह सीता को रिलैक्स फील करवाना चाहती थी। इस वक्त सीता वह शख्स थी जो सुबह से भागदौड़ कर रही थी बिना थके। बाकी सब तो काफी देर बाद आए थे, और वह दृश्य सब लोगों में से सिर्फ सुधा और सीता ने ही देखा था, जो उनकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। मैनेजर ध्रुव ने एक नजर सीता के चेहरे पर डाली, जो इस वक्त मासूम सी एक कोने में खड़ी थी, और सीता की ओर देखते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा। हो जाता है कभी कभी ऐसा गलती से, लेकिन अगर हम गलतियों से भी सबक ना लें तो सबसे बड़े मूर्ख हैं। तो आने वाले वक्त के लिए सबक ही सही, कुछ तो मिला। कुछ देर में गीता का ऑपरेशन हो चुका था, वह अभी बेहोश थी। डॉक्टर बोले, सीता और सुधा की ओर देखते हुए, आप दोनों में बहुत हिम्मत है जो इन्हें इस कंडीशन में भी अकेले हॉस्पिटल ले आई, वरना अच्छे खासे इंसान की हिम्मत जवाब दे देती। वैसे अगर आप दोनों 5 मिनट भी लेट होती तो केस क्रिटिकल हो सकता था। 2 घंटे तक मिसेस गीता को होश आ जाएगा, तब आप सब इनसे मिल सकते हैं। बस ध्यान रहे उनसे बातें ज्यादा ना करें। सुधा थोड़ा रिलैक्स हो गई।
वहीं सीता और सुमित भी अब भी नाराज थे। रुचि के मन में गीता को लेकर बहुत कुछ चल रहा था, जिनके जवाब वह सुमित या गीता से ही जानना चाहती थी। रुचि मन ही मन सोच रही थी, परिवार क्या होता है, बुरे वक्त में ही पता चलता है, और मुझे सिर्फ गीता के परिवार में सिर्फ उसकी ननद ही दिखाई दे रही है। उधर सुधा अपनी सोच में डूबी हुई थी। क्या यही परिवार है जो एक बार भी हाल जानने तक नहीं चाहते? सुधा सुमित के दोस्त की ओर देखते हुए मन में बोली, इससे अच्छा तो बेगाने ही सही हैं, कम से कम झूठा ही सही। दिखावा तो कर देते हैं और कभी कभी सच में दुख की घड़ी में खड़े भी होते हैं। ऐसे परिवार से ना होना ही अच्छा है मैं अकेली रहती हूं, कम से कम गम तो नहीं होगा कि किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। सुमित बोला, काश वक्त रहते, मैंने अपने परिवार के लिए कोई डिसीजन ले लिया होता। घर में गोपाल जी बोले, देखो रीना, कुछ दिन तुम घर में काम वाली लगा लेना, 1000-2000 में बाकी रसोई तुम संभाल लेना। 10 से 15 दिन बाद तो गीता खुद संभाल लेगी, फिर रसोई में खुद लग जाएगी। रीना बोली, अब क्या मैं काम करूंगी? आपको तो पता है जी, सुबह से अब तक मेरे घुटने दर्द करने लग गए हैं, मुझसे ना होगा काम वाम। एक काम करो, कुछ दिन अपनी बहन को घर बुला लो। गोपाल जी बोले, हाँ, जैसे वह तो पगलेट है ना, एक बार बुलाने से आ जाएगी। याद है सुमित की शादी में कितना जलील किया था तुमने उसको, सारी ज्वेलरी तुम्हारे पास थी और इल्जाम उस पर लगा दिया था। वह तो किसी को शक नहीं हुआ कि गीता के मायके और यहाँ की सारी ज्वेलरी तुम्हारे पास है, वरना तो सोचो क्या होता उस वक्त। रीना हल्का नाराज होते हुए बोली, छोड़ो जी, मैंने कौन सा खुद के लिए रखी है संभाल कर, अपनी बेटी के ही काम आएगी। और मैं तो सोचती हूँ उसका ब्याह अच्छे से घर में कर देंगे और आराम से दामाद के घर में जीवन व्यतीत करेंगे, वरना सुमित के साथ रहकर तो यही जिंदगी मिलनी है जो अब तक मिलती आ रही है। दरवाजे पर खड़ी रुचि की आंखें एकदम सूख गई थीं। वह बिना किसी प्रश्न उत्तर के चुपचाप रीना की ओर देखते हुए जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते मौसी जी, वो मुझे गीता का कुछ सामान चाहिए था। वह उसके कमरे की ओर बढ़ गई। 4 दिन हॉस्पिटल में यूं ही निकल गए। रुचि और सीता दोनों ही आज उसे अपने अपने घर लेकर जाना चाहती थीं। तो रुचि ने सीता की ओर देखते हुए कहा, जी, मुझे बस हमारी गीता को खुश देखना है, अब वह क्या चाहती है वह आप उनसे ही पूछ लो। दूसरी ओर गीता खुद के लिए एक बड़ा डिसीजन ले चुकी थी, जिसकी भनक अभी तक किसी को भी नहीं थी। सुमित गीता के पास बैठकर उसे दलिया खिला रहा था और मायूस मन से बोला, गीता कोई बात नहीं, शायद यह बेबी हमारी दुनिया में आना ही नहीं चाहता था, इसलिए तो पहले ही कॉम्प्लिकेशन थी तुम्हारी प्रेगनेंसी में। गीता चुपचाप बस दलिया खा रही थी, ना तो उसने कोई जवाब सुमित को दिया था, ना ही कोई सवाल अभी तक किसी से भी किया था। सुमित बोला, गीता, हम नेक्स्ट ईयर पेरेंट्स बन जाएंगे, डोंट वरी। गीता ने हल्के से स्माइल दी। तभी वहां आती नर्स ने उसे इंजेक्ट करते हुए कहा, सॉरी सर, आप आने वाले 5 साल तक पेरेंट्स नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपकी वाइफ ने अभी अभी जो इंजेक्शन लिया है उससे वह कंसीव नहीं कर पाएगी 5 साल तक। सुमित ने हैरानी से गीता की ओर देखते हुए कुछ नहीं कहा और बाहर निकल गया, क्योंकि वह हॉस्पिटल में कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहता था। पर इस वक्त उसे गीता पर गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन दिमाग में बस यही घूम रहा था कि गीता ने उसे बिना बताए कोई डिसीजन लिया है, जिस पर उसका भी हक था। रुचि ने सुमित की ओर देखा, जो अभी अभी वेटिंग रूम में एंटर हुआ था। सुमित, सीता, मैं तुम दोनों से पूरा सच जानना चाहती हूं। सीता बोली, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता भाभी, बस इतना जानती हूं कि इन दोनों की गलती की वजह से यह सब हुआ है। सुमित ने रुचि की ओर देखा और अपनी नजरें नीचे करते हुए पास पड़ी चेयर पर बैठ गया। सुमित ने रुचि को सब कुछ सच सच बता दिया कि क्या और कैसे हुआ। सीता यह बात सुनकर अवाक सी रह गई। वहीं रुचि की आंखें बंद हो गईं और उन सूखी आंखों से एक बार फिर आंसू निकल गए। इतना कुछ हुआ और तुमने या गीता ने हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। रुचि ने गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया, सुमित की ओर देखते हुए। सुमित जी, गीता के मां बाबूजी नहीं रहे, इसका यह मतलब तो नहीं ना कि उसका परिवार ही नहीं रहा। मानते हैं शायद हम लोग मां बाबूजी की कमी पूरी नहीं कर पाएंगे,
पर हमने घर की बेटी को आपके घर ब्याह दिया है। कोई बेचा नहीं गीता जी, जो आप उसकी दुख तकलीफ भी हमें नहीं बता सके। रुचि की आंखों में धीरे धीरे आंसू की लहर निकलती जा रही थी। फिर भी वह बस बोले जा रही है। आपको क्या लगता है, हम अपनी बेटियों को शादी के बाद बोझ समझने वाले लोगों में से हैं, या भाभी ननंद का कोई रिश्ता ही नहीं होता? सुमित जी, वह हमारे लिए हमारी बेटी जैसी है। इसको हमने इन हाथों से खुद दुल्हन के रूप में तैयार किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस लाल चुनरी को हम उसके सिर पर सजा रहे हैं, वह धीरे धीरे उसके घुटन का कारण बन जाएगी। और सीता जी, आपको क्या लगता है, हम लोग कभी गीता से मिलने नहीं आए, पर हर बार आपके घर वालों ने हमें बेइज्जत करके रख दिया। हमारा तो सीधा सा हिसाब है कि जिस घर में इज्जत ना मिले वहां कभी जाओ ही ना। और हम लोग गीता से स्कूल में ही मिलकर चले जाते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया गीता से। शायद यह आपके घर में होता है सीता, पर मेरे लिए रिश्ते हाथ में लगे नाखून की तरह है, जिन्हें काटा तो जा सकता है, पर अगर तुम उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश करोगे तो मांस के साथ साथ खून भी जरूर निकलेगा, जैसे आज हमारी गीता और सीता के साथ हुआ है। अगर सुमित जी आप गीता की बात मान लेते तो आज यहां ना होते। नाखून को काटना जरूरी हो जाता है कभी कभी। सुमित अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढके बैठा था। तभी वह धीरे से बोला, भाभी आई एम सॉरी, बट गीता ने तो खुद मुझको ही सजा दे दी, वह भी पूरे 5 साल के लिए। रुचि ने कहा, क्या किया गीता ने? भाभी, वह अभी 5 साल तक कंसीव नहीं कर पाएगी। सीता और रुचि दोनों हैरान थीं। तभी बाहर से आती सुधा ने चारों ओर देखते हुए कहा, जी बिल्कुल, वह अब कभी मां बनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर के समझाने पर मानी। डॉक्टर ने गीता की मेंटली और फिजिकली कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कहा तो उसने हां कर दिया। कुछ सोचते हुए सुधा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, वैसे मेरी नजर में उसका डिसीजन बिल्कुल ठीक है। अब पूरी फैमिली मिलकर भी उसकी देखभाल ना कर सके तो क्या फायदा। मैं तो बोलती हूं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। माहौल के हिसाब से क्या परवरिश देते तुम उसे? इस तरह सुधा के सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मन ही मन सीता खुद को इन सब का जिम्मेदार मान रही थी। सुमित खुद में उलझा हुआ एकदम शांत सा बिना किसी भाव के सुनने में देखकर सोच रहा था, काश कि मैं लड़का ना होकर एक लड़की ही होती। कम से कम मेरी फीलिंग, मेरे जज्बात, मेरा दर्द यहां कोई तो समझ पाता। पर नहीं, यहां तो सबको गीता, सुधा, सीता और रुचि ही ठीक लग रही हैं। क्यों? क्या कसूर है मेरा? यही कि मैं हमेशा चुप था, या यह कि मैं आदर्श बेटा बनना चाहता था? नहीं, पर मैंने यह तो कभी नहीं चाहा था कि यह सब हो गीता के साथ। मैं तो बस इसलिए चुप था कि कल अगर मैंने यह घर छोड़ दिया तो बात गीता पर आएगी कि 4 दिन की आई लड़की ने घर का बंटवारा कर दिया। सब यही कहेंगे इकलौता बेटा होते हुए भी माँ बाप का सहारा तक ना बन सका। जानता हूं गीता ने जो दर्द सहा है उसका कहीं ना कहीं गुनहगार मैं हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा चुप रहना मेरे प्यार की निशानी को ही छीन लेगा मुझसे। अरे जितनी खुश गीता थी उससे ज्यादा खुश था मैं। रात भर नींद उसे नहीं आती थी तो सिर में दबाता था उसका। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद भी हमेशा हर काम में उसकी मदद कर रहा था। मैं खुद से क्या कहूं कि कातिल हूं मैं अपने ही। सोचते सचते सुमित की आंखें भारी होने लगीं तो उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए उसके अन्न देखे से आंसू भी उसी पानी में घुल गए। गीता को रुचि अपने साथ घर ले गई, इसलिए नहीं कि वह उसकी केयर करना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि रुचि चाहती थी कि गीता अपने हक के लिए बोलना सीखे। अगर वह वक्त रहते बोलती तो कुछ हद तक सुमित भी उसका साथ देता, और शायद उसकी चुप्पी का फायदा कुछ स्वार्थी लोग ना उठा पाते, जैसे रीना और गोपाल ने उठाया। रुचि को यह बात गीता की भी अच्छी नहीं लगी थी कि वह हर बात को सुमित पर छोड़ देती थी, जो उसकी सबसे बड़ी गलती रुचि को लग रही थी। कुछ महीने यूं ही निकल गए। गीता अभी भी अपने घर थी। यहां सीता ने अपनी जी जान बस अपनी पढ़ाई में लगा दी और दिन रात अच्छी जॉब ढूंढने में लग गई थी। अब ना तो वह किसी से बात करती थी, ना ही कोई फरमाइश। इस बीच 1-2 रिश्ता आया सीता के लिए, काफी बड़े घरों का, पर सीता ने साफ लहजों में मना कर दिया कि वह शादी नहीं करना चाहती। रुचि हाथ में फ्रूट की प्लेट लिए, गीता यह ले,
और आगे क्या सोचा है यह बता। गीता ने एक नजर रुचि पर डालते हुए कहा, भाभी लगता है मैं आप दोनों भाभियों पर बोझ बनने लगी हूं। अब रुचि ने कहा, देख गीता, मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर से समझा रही हूं, यह बोझ वाली बात मेरे सामने तो मत ही कर, क्योंकि हमने कभी भी तुम्हें बोझ नहीं माना है। लेकिन जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही है, उसके लिए कदम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे तुम्हें। और कब तक तुम सुमित से नाराज रहोगी? देखा जाए तो गलती उसके साथ साथ तुम्हारी भी थी। अगर तुम्हें नोएडा या बेंगलुरु के ऑफर मिल रहे थे तो तुमने क्यों इनकार किया? तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बस तुम्हें सुमित को ही तो मनाना था ना। लेकिन तुम्हें भी महान बनने का शौक चढ़ा था। रुचि ने सांस लेते हुए फिर से बोलना शुरू किया, देखो, अब जो हो चुका है उसको तो बदला नहीं जा सकता, पर हां, जो होने वाला है वह जरूर हमारे हाथ में है। गीता, लड़कों की हालत शादी के बाद अजीब हो जाती है। अगर वह सबके बीच तालमेल बयाने में असफल हो जाए तो वही सुमित के साथ भी हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि तुम उसका साथ ही छोड़ दो। गीता बस चुप थी, उसने कुछ नहीं कहा और रोहित के रूम में जाकर, भैया मुझे आपका लैपटॉप चाहिए। रोहित ने कहा, हाँ ले लो। गीता ने नौकरी के काम पर अपना रिज्यूमे डाला और रुचि को देखते हुए बोली, भाभी अब जो होगा उसमें अगर सुमित ने साथ दिया तो ठीक, वरना मुझे कुछ और स्टेप उठाना होगा। भाभी, उस दिन अगर आप मुझे ना समझाती तो मैं कोई भी फैसला नहीं ले पाती। पर अब, रुचि ने कहा, गीता देख, तुम चाहे मुझे इस वक्त गलत समझना, पर तुम और मैं सुमित को नहीं समझ सकते, क्योंकि वह तुम्हें बहुत चाहता है। यहां रीना और गोपाल अपने में ही मस्त थे। उन्हें सीता का बिहेव अजीब तो लगता, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। सुमित अब ऑफिस से हर तीसरे दिन छुट्टी लेकर अपने ससुराल गीता से मिलने पहुंच जाता, जिसका नतीजा यह होता कि अब उसकी सैलरी कट कटाकर मुश्किल से 20,000 मिलती। रीना और गोपाल के लय बस यही गुस्से का कारण था। यहां एक और गीता की सैलरी आना बंद हो गई, वहीं सुमित की भी सैलरी में कटौती हो गई थी। लेकिन उनका कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि सीता की जॉब जल्द ही लग जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीने और इसी तरह निकल गए। अब गीता पूरी तरह से फिट थी। आखिर होती भी क्यों ना पूरी केयर और रेस्ट जो मिला था, वह भी पूरे प्यार और सम्मान के साथ। जहां उसे लगता था कि उसकी भाभियां या भाई पता नहीं कैसा बिहेव करेंगे, उसकी यह गलत फहमी अब खत्म हो गई थी। यही एक पॉजिटिव बात थी। इधर सीता के एग्जाम हो चुके थे तो वह आज सुधा के घर चली गई। उस दिन के बाद दोनों में दोस्ती हो गई थी। ज्यादा गहरी तो नहीं, पर अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब कभी सीता उदास होती तो चली जाती उसके पास। रोहन भी सुधा का दोस्त बन गया था। वह भी कभी कभार सुधा के फ्लैट पर आ जाता था। रोहन बहुत अच्छे नेचर का इंसान था, इतना सुधा समझ चुकी थी। इसी तरह धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। सबके गिले शिकवे, शिकायतें, सब की सब अभी भी वहीं थीं, जहां 6 महीने पहले शुरू हुई थी। जहां चुलबुली और जिद्दी सी सीता शांत हो गई थी, वहीं शांत सा सुमित हर वक्त गुस्से में भरा रहता। गीता ने अपने डिसीजन लेना शुरू कर दिया था। रीना और गोपाल अब बस सीता की शादी करना चाहते थे, या फिर वह लोग चाहते थे कि एक अच्छी नौकरी सीता कर ले, जिससे वह आरामदायक जीवन व्यतीत करे। कुछ महीने और इसी तरह बीत गए। संडे था तो सुमित सुबह सुबह गीता से मिलने उसके घर चला गया। रुचि सुमित को आज काफी दिनों बाद देखा तो वह पहले से काफी कमजोर हो गया था। न चेहरे पर पहले जैसी रौनक थी, न कोई मुस्कान। बस एक हल्की सी उदासी और मायूसी उसके चेहरे पर फैली हुई थी। सुमित ने उसकी ओर देखकर सोफे पर बैठते हुए कहा, क्या बात है सुमित, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? सुमित ने रुचि की ओर देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। तो रुचि अपनी ही बात को इग्नोर करते हुए बोली, मैं अब भी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूं, तब तक मैं गीता को भेजती हूं। दूसरी ओर सीता को आज मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका था और उसी सेम कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर गीता के पास था। दोनों ने ही नेक्स्ट मंथ में सेम पोस्ट पर सेम डे ज्वाइन करना था। लेकिन इस चीज का ना तो गीता को कोई फर्क पड़ने वाला था, ना ही सीता को। लेकिन कंपनी इसी शहर में थी। गीता ने अपना लेटर सुमित को दिखाते हुए कहा, देखो सुमित, या तो आप नोएडा की ही किसी कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए,
या फिर मैं अकेली ही नोएडा में रह लूंगी। गीता ने सीधी और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हुए कहा। सुमित कुछ बोलने ही वाला था कि इसी बीच रुचि नाश्ता लेकर आते हुए बोली, सुमित जी बातें बाद में करना, पहले आप नाश्ता कीजिए। चाय का कप उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा तो सुमित बोला, भाभी मैंने नाश्ता करना बंद कर दिया है। रुचि और गीता दोनों ही हैरान थी, क्योंकि सुमित को हमेशा से ही हैवी नाश्ता पसंद था। वह कभी भी बिना नाश्ता किए रह नहीं पाता था। पहली बार जब गीता ने सुमित को ध्यान से देखा तो सुमित पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। ना आंखों में कोई भाव था, ना ही चेहरे पर। बस सामने बैठा एक ऐसा इंसान लग रहा था जो इस वक्त बस अपनी जिंदगी में अकेला पड़ गया था। जहां गीता के साथ उसका पूरा परिवार खड़ा था हर फैसले में, वहीं सुमित एकदम अकेला पड़ चुका था, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं खड़ा था। जिससे वह प्यार करता था वह भी आज उसे सजा सुनाकर अपने घर में बैठी थी। गीता की आंखें भर आईं। आखिर प्यार तो था ही दोनों में। रुचि ने जब उन दोनों को देखा तो वह चुपके से वहां से उठकर रसोई में चली गई। गीता नाश्ते की प्लेट उठाकर सुमित के बिल्कुल नजदीक जा बैठी। कुछ सोचते हुए बोली, सुमित आज तो खा लीजिए। और यह सब क्या है? ऐसा भी कोई करता है क्या जो आपने अपना यह हाल बना लिया है? सुमित ने गीता की ओर देखा और बिना कोई जवाब दिए फिर से मना करते हुए बोला, आज तो तुम खिला दोगी, कल क्या? वैसे छोड़ो इन सारी बातों को, मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें लंच पर ले चलता हूं। आज पहली बार सुमित ने गीता को लंच पर ले जाने की बात कही थी, क्योंकि वह हमेशा ही गीता से कहता था, मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है। गीता बोली, पर आपको तो होटल का खाना पसंद नहीं है। सुमित ने एक नजर उस पर डाली बिना कुछ कहे। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं, ज्यादा देर मत करना। वह बाहर चला गया। गीता के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि ऐसा क्या है जो सुमित ने मेरी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। रुचि को सारी बात बताते हुए बोली, भाभी आप ही बताइए, मैं क्या करूं? पता नहीं सुमित के मन में क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आता। रुचि ने कहा, देखो गीता, यह तुमको उसके साथ जाकर ही पता चलेगा, और अब तुम जाओ उसके साथ। रुचि ने लाल रंग की एक साड़ी अलमारी में से निकालकर गीता के आगे करते हुए कहा, यह पहनना आज यह मां की है जो उन्होंने मुझे दी थी अपने आशीर्वाद के रूप में। पर मैं चाहती हूं आज तुम इसको पहनकर अच्छे से तैयार हो। आज तुम्हें भी उनके आशीर्वाद की जरूरत है। हल्की सी भर्राई हुई आवाज में गीता ने कहा, जा जल्दी रेडी हो जा। गीता अनमने मन से रेडी हुई और बाहर आ गई, जहां पहले से ही सुमित उसका वेट कर रहा था। सुमित ने गीता को देखा और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, आओ गीता। गीता हैरान थी एक चीज से, क्योंकि सुमित के पास तो बाइक ही थी, लेकिन आज यह गाड़ी, उसका मन यह सब देखकर बैठा जा रहा था। क्योंकि जहां तक वह सुमित को जानती थी, वह उन लोगों में से एक था जो फालतू के दिखावे में आकर आमदनी से अधिक खर्चे नहीं करते थे। लेकिन आज यह सब कुछ अलग था। गीता ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन सुमित उससे पहले ही बोल पड़ा, अभी कुछ नहीं, जो सवाल जवाब करने हैं वह सब लंच के बाद करना गीता, क्योंकि अभी मैं कोई भी जवाब देने के मूड में नहीं हूं। गीता अपना मुंह बनाकर रह गई। इधर सीता अकेली थी। वह किसी से अपनी बात शेयर करना चाहती थी तो सुधा के पास चली गई। आज संडे की वजह से रोहन सुधा के घर आया था। क्योंकि वह अकेला रहता था तो अक्सर इसी तरह एंजॉय करता था। रोहन ने जब सीता को सुधा के फ्लैट में देखा तो हैरानी से एक नजर उस पर डाली। तुम यहां, वह भी इस वक्त? सीता, हां तो इसमें क्या बड़ी बात है? सुधा मेरी दोस्त है तो आ गई। वैसे भी अभी दिन हो रहा है, वह भी बस 11 बजे हैं। उसने अपने हाथ में लिया लेटर सुधा को दिखाते हुए कहा, सुधा मेरी जॉब लग गई, तुम्हें पता है, वह भी मल्टीनेशनल कंपनी में, और पैकेज भी अच्छा खासा है। पूरे 6 लाख साल का पैकेज है। रोहन बोला। सीता कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर रही हो? सीता ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे कंपनी के बारे में बताया तो वह भी हैरान हो गया। सीता, सुमित को पता है इस बारे में? सीता ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं उससे पिछले 1 साल से बात नहीं करती। रोहन बोला, क्या? पर क्यों बस नहीं? मन था तो नहीं कि तुम्हें इन सब से क्या? रोहन की आंखें आज थोड़ी नम हो गईं। क्योंकि सुमित मेरा दोस्त भी है, इसलिए समझी तुम?
गुस्से में रोहन ने सीता की ओर देखते हुए कहा, यू नो सीता, मैंने जब से तुम्हें देखा था तब से तुम्हें प्यार करने लगा था। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे लगता था जिस तरह सुमित अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, वैसे ही तुम भी कर सकती हो। पर तुमने तो 1 साल से उससे बात तक नहीं की, जबकि वह तुम्हारा भाई है। क्या वह इस काबिल भी नहीं था कि तुम उसका दर्द समझ सकती? मतलब वह बिल्कुल अकेला पड़ चुका था इस वक्त, इसीलिए उसने लेट नाइट तक काम करना शुरू कर दिया था। ओह गॉड, रोहन खुद को संभालते हुए बोला, सुधा चलो, आज मैं तुम्हें पार्टी देता हूं। सीता की जॉब लगने की खुशी में आखिर प्यार जो करने लगा था इससे, पर यह मेरे प्यार के काबिल नहीं है। जो लड़की एक घर में रहकर भी अपने भाई से, मम्मी पापा से बात ना करे, वो कल मेरे घर वालों से क्या? रोहन ने अपनी बात को अधूरा छोड़ते हुए कहा, वैसे आज मेरे लिए सबसे खास दिन है, तो तुम दोनों चल रही हो। मैं किसी की भी हां या ना नहीं सुनना चाहता। सीता की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। रोहन इस तरह से बात क्यों कर रहा है? सीता भी पहली ही नजर में रोहन को लाइक करने लगी थी, तो उसकी कही बातों से अपराधी महसूस कर रही थी खुद को। वहीं रीना और गोपाल अभी भी वैसे ही थे जैसे पहले। तो मतलब यह तो साफ है कि यह दोनों इतने स्वार्थी थे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियां नजर आती हैं। हाँ, पिछले कुछ दिनों से सुमित से बात जरूर करने लगे थे, क्योंकि अक्सर उन्हें किसी ना किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जिससे वह मजबूरी में ही सही पर बात करने लगे थे। वह उन लोगों के जैसे ही जो अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो यही हाल इनका था। सुमित, यह सब क्या है? और इतना सब अपने टेबल पर देखते हुए जहां होटल की सारी डिशेस रखी हुई थी, गीता ने बोला, तुम किसी और की गाड़ी क्यों मांग कर लेकर आए, जबकि तुम्हें किसी की भी चीज बिना मतलब लेना पसंद नहीं है? तो बोलो सुमित, ऐसा भी क्या है जो तुम यह बचकानी हरकतें कर रहे हो? सुमित हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, यह गाड़ी मेरी है, गीता कल ही निकलवाई है। गीता हैरान थी, क्योंकि जहां तक उसे पता था, सुमित की सैलरी में 25 लाख की महंगी कार की इंस्टॉलमेंट निकालना पॉसिबल नहीं था। गीता मन ही मन घबरा उठी कि कहीं सुमित कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। गीता को चुप देखकर सुमित ने कहा, क्या बात है? गीता खुश नहीं लग रही। नहीं सुमित, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ सोच रही थी कि इतनी महंगी गाड़ी, वो भी बस कुछ देर रुक जाओ। सुमित ने गीता की बात काटते हुए कहा। तभी वहां एक औरत अंदर आई जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास थी। गीता, यह मेरी बुआ है। गीता, इनका एक ही बेटा था, वह भी अब चला गया है। घर पर इसलिए नहीं आती थी कि मम्मी बुआ को कभी भी पसंद नहीं करती थी। गीता ने खड़े होते हुए बुआ के पैरों पर हाथ लगा दिए, तो उन्होंने भी उसे पूरा का पूरा आशीर्वाद एक ही सांस में दे दिया। सदा सुहागन रहो, जल्दी से तुम अपना परिवार पूरा करो। गीता बस हल्का सा मुस्कुराते हुए वापस बैठ गई, लेकिन आज उसे सुमित बिल्कुल अजीब लग रहा था, जैसे वह था ही नहीं कभी, और मन में कई ख्याल आ रहे थे। इधर रोहन भी उसी होटल में सुधा और सीता के साथ पहुंच गया लंच के लिए, जहां पहले से ही सुमित था, लेकिन वह अभी दूसरे कैबिन में था। रोहन अभी भी सीता से नाराज था, लेकिन फिर भी उसने उन दोनों को देखा और किसी को कॉल कर दिया। जैसे ही वापस आया तो वेटर इन लोगों को बोल रहा था, सॉरी, ये कैबिन पहले से बुक है, तो आप लोग हॉल में चले जाइए। रोहन बोला, ओके। थोड़ी देर पहले रोहन को सुमित ने कॉल करते हुए बोला था, हेलो रोहन, तुम ले आए सीता और सुधा को? रोहन बोला, हाँ सुमित, बाद में बात करता हूं, वरना उसे शक हो जाएगा। इधर दूसरी ओर गोपाल और रीना दोनों मार्केट में थे, तो उनके फोन पर कॉल आया। हेलो। दूसरी ओर से, हेलो मैम, आपका नंबर हमारे लकी ड्रा में निकला है, तो आज आप हमारी लकी कस्टमर हैं, इसलिए आपको हम स्पेशल लंच पर इनवाइट कर रहे हैं, जिसका बिल हमारा होटल देगा। रीना ने खुश होते हुए, जी वह बड़े से होटल वालों का फोन था, क्यों ना हम वहां चले, क्योंकि बिल तो पूरा का पूरा होटल वाले ही देंगे। वैसे भी मैं क्या कहती हूं कि सीता को भी बुला लूं और बोल दूंगी लंच हमारी तरफ से है, उसकी नौकरी लगने करने की खुशी में। गोपाल ने पहले तो थोड़ी आनाकानी करते हुए, रीना, कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा है वह हमारे साथ? रीना बोली, हो सकता है उसने कंफर्म करने के लिए गूगल से नंबर निकालकर रिसेप्शन पर कॉल किया। फिर से वही बात सुनकर रीना जी चहक उठी। चलिए ना जी,
जैसे ही वह वहां आई, गार्ड ने कहा, एक मिनट मैम, आप लोगों के लिए इंतजाम हॉल में है। रीना और गोपाल जी ने एक दूसरे को देखते हुए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? गार्ड ने कहा, वो मैम, आप लोग स्पेशल गेस्ट हो? तो दोनों गार्ड के साथ आगे बढ़ गए। इधर हॉल को बहुत ही खूबसूरत सजा रखा था, जैसे कोई बड़ी पार्टी या फंक्शन हो। गार्ड रीना और गोपाल जी को बैठाकर चला गया था। दूसरी ओर एक टेबल पर सीता, रोहन और सुधा बैठे थे। कुछ और भी गेस्ट थे हॉल में। गीता ने ज्यादा कुछ नहीं खाया, पर फिर भी वह बस सुमित का बदला रूप देख रही थी। सुमित ने चुप्पी तोड़ते हुए, गीता, वैसे तुम्हें मेरा दोस्त रोहन कैसा लगा सीता के लिए? गीता ने कहा, अच्छा है, और जान पहचान भी है तुम्हारी उसके और उसके परिवार के साथ, तो सबसे बेस्ट चीज यह है। सुमित बोला, तुम्हें पता है मैं आज रोहन और सीता की एंगेजमेंट कर दूंगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। गीता बोली, पर अचानक सुमित ने हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखा और फिर कहा, बाकी सब बाद में, अभी हमें हॉल में जाना होगा। थोड़ी देर में वहां एक जोरदार आवाज गूंजी, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड हैप्पी मदर्स डे। सबकी नजरें सामने खड़े शख्स पर थीं। गोपाल और रीना बार बार अपनी आंखें मल रहे थे, हैरानी से, क्योंकि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा शख्स उनका बेटा हो सकता है, जिसे वह एक नंबर का नालायक मानते थे और नाकाबिल, पर फिर भी आज दोनों पहली बार सुमित को देखकर खुश थे। रीना, यह सुमित यहां कुछ समझ नहीं आया। उधर दूसरी ओर सीता हैरान थी। सुमित को देखकर जैसे ही वह गुस्से में उठने लगी, रोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा, ठहर ठहरो सीता, अभी तुम कहीं नहीं जाओगी। आज ना तो घर में किसी को भी याद था कि मदर डे है ना, सुबह से किसी ने विश किया था। रीना बोली, वैसे मुझे तो लगता था कि सुमित इस बार भी विश नहीं करेगा, पर यह देखो, इसको हर साल की तरह याद है, बस आज दोपहर हो गई। सुमित ने फिर बोलना शुरू किया, वैसे तो मैंने आज ये छोटा सा प्रोग्राम अपने प्रमोशन की खुशी में रखा है, पर आज मदर्स डे है, तो सबसे पहले मैं उसी के बारे में बोलूंगा। सुमित बोला, माँ, मैंने सुना है कि माँ और बच्चे का 9 महीने से ज्यादा का रिश्ता एक दूसरे से होता है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? माँ, क्यों तुमने मुझे जन्म देकर भी पराया बना दिया? जानती हो, उस दिन जब मुझे सब कुछ पता चला तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि एक माँ होकर 2 बच्चों को जन्म देकर भी तुम उस एहसास को भूल गई। मुझे नहीं पता था कि सास बहू में क्या आनाकानी थी, पर कहते हैं कि माँ बाप को बच्चों से ज्यादा उनके बच्चे प्यारे होते हैं, क्योंकि वह एक बार फिर अपना बचपन उनके साथ जीते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो अपने बचपन के साथ साथ मेरा आने वाला कल भी छीन लिया। माँ बच्चों का दर्द उनकी आंखों में पढ़ लेती है, लेकिन आपने तो जानने के बाद भी मुझे पराया समझा, बस इसलिए कि मेरी शादी हो गई थी, तो मना कर देते मुझे कि शादी मत करो। कम से कम मुझे इस दर्द से तो ना गुजरना पड़ता कि आप माँ होकर भी मेरा दर्द, मेरे एहसास नहीं समझ पाई। सबसे बस सुना है कि बच्चे अपने मम्मी पापा को बुढ़ापे में वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं। बच्चों ने उनकी इज्जत नहीं की। बेटे ने अपनी पत्नी के कारण माँ बाप को अकेला छोड़कर अलग घर बसा लिया, लेकिन कभी कोई बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी पत्नी का बस इतना कसूर था कि वह शादी करके मेरे घर आ गई और बिना किसी भेदभाव के अपने फर्ज निभा रही थी? मैं कोई भेड़ बकरी तो खरीद कर नहीं लाया था ना, तो बोलो, किस गुनाह की सजा हर बार मुझे ही मिली? गीता के पास तो फिर भी उसका दर्द बांटने के लिए उसका परिवार था, मेरे पास वह भी नहीं। जन्म देने वाले मां बाप होते हुए भी अनाथ बना दिया था आप दोनों ने मुझे। लेकिन फिर भी मैं अपना हर फर्ज आपके प्रति निभाऊंगा, क्योंकि आखिर आपके 9 महीने पेट में रहने का फर्ज तो मुझे निभाना ही होगा। क्योंकि अगर मैं अपने फर्ज से मुंह मोड़ता हूं, फिर चाहे मेरी गलती हो या ना हो, पर गलत तो मुझे साबित किया जाएगा, हर बार की तरह कि बेटा बहू के बहकाने में आ गया। वहां बैठे हर इंसान की आंखों में आंसू थे। सुमित ने कहा, अरे रुको रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। जानता हूं आज मातृ दिवस है, फिर भी अपनी पत्नी की भी थोड़ी तो तारीफ करनी ही पड़ेगी ना। आई एम सॉरी गीता, मेरे और मेरे परिवार के कारण तुम्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो तुम्हें दर्द दे। पर तुम्हें क्या लगता है, जब कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होती है
तो वहीं उन पलों को जीती है, वहीं इस एहसास से गुजरती है। मां बनने के साथ बस उसके ही एहसास जुड़े होते हैं। सुमित थोड़ा रुककर पानी का गिलास एक ही घटकते हुए बोला, नहीं गीता, एक लड़के को भी जब यह पता चलता है कि उसका अंश इस दुनिया में आने वाला है तो उसकी खुशी 1000 गुना होती है। जानता हूं फिजिकली बहुत सी बातें सिर्फ लड़की सह सकती है, पर मेंटली वह लड़का भी हर पल हर लम्हा उस पल को जीता है। वह उसके आने से पहले ही उस बच्चे के आने की तैयारियां शुरू कर देता है, उसके फ्यूचर प्लान बना लेता है, और जब कभी किसी लड़की का गलती से मिसकैरेज हो जाता है तो वह भी अंदर ही अंदर टूटता है, बिखरता है। क्यों? कोई उस वक्त मेरा दर्द नहीं समझ पाया। दिखा तो बस एक मां का दर्द, एहसास। जानती हो गीता, मैं पिछले 6 महीनों से तुमसे क्यों नहीं मिलने आया? क्योंकि तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे गुनाहगार की तरह देखती थीं। लेकिन आज काफी दिनों बाद उन आंखों में मैंने अपने लिए फिक्र देखी। जब तुमसे मिलने आता था तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गया था, और एक दिन सोचा कि तुम भी अपने परिवार के साथ खुश हो, और मेरे परिवार के तो अलग ही चर्चे हैं। उनको तो मेरे होने ना होने का कोई पता ही नहीं, इसलिए सुसाइड करने निकला ही था कि रोहन की कॉल आ गई। वह लड़का मेरी आवाज सुनते ही मेरे पास आकर रात के 1:30 पर अपनी नींद खराब करते हुए पूछता है। ना जाने कितने घंटों बैठकर मुझे समझाता है, और जब मैं नहीं माना तो उसने मेरे साथ ही सुसाइड करने की धमकी मुझे दे डाली। क्या लगता है वह मेरा? कुछ भी तो नहीं, लेकिन जो रिश्ता एक मां 9 महीने में भी मुझे गर्भ में रखकर ना बना सकी, एक पत्नी मेरे साथ 7 फेरे लेकर भी ना बना सकी, सीता की ओर देखते हुए, और एक बहन बचपन से मेरे साथ रहकर मेरे साथ खेलकर भी ना बना सकी, वह इन कुछ महीनों में रोहन ने बना लिया। सुमित ने एक नजर गीता के ही पास बैठी अपनी बुआ पर डालते हुए कहा, और वह रिश्ता मेरी एक और नई मां ने मेरे साथ बना लिया, क्योंकि उन्हें रिश्तों को निभाना और परिवार को बचाना दोनों आता है। जब रोहन ने एक दिन मेरे फोन पर कॉल किया और बुआ ने फोन गलती से रिसीव किया तो उन्हें सारी बात बताई कि मैं क्यों इतना परेशान हूं। वह बिना पुरानी बातों के बारे में सोचते हुए मेरे घर के बाहर धूप में ना जाने कितनी देर तक मेरा वेट करती रही, और मुझे अपने साथ ले गई अपना बेटा बनाकर। उनके रूप में आज मुझे एक यशोदा मां मिल गई। ऐसा नहीं है कि उनका कोई परिवार नहीं है, पर बिना मुझे जन्म दिए भी वह मेरा दर्द समझ गई। मुझे रिश्ते निभाने से ज्यादा रिश्ते बचाना समझा दिया, और अब मैंने एक फैसला लिया है। अब जब भी मेरी जरूरत मेरे जन्म देने वाले मां बाप को होगी, मैं उनके साथ होऊंगा। लेकिन अब मैं बस अपनी यशोदा मां को याद रखूंगा और उन्हें अपने पास रखूंगा, क्योंकि उनके दोनों बेटे विदेश में हैं। तो अब वह मेरी मां बनकर मेरे साथ रहेगी और गीता की मां बनकर उसका साथ देगी। गोपाल और रीना इन सब से आज शर्मिंदा थे, तो वह चुपचाप उठकर जैसे ही जाने लगे, तभी क्रांति बुआ जी बोली, भाभी आपने अपने सारे रिश्ते अपने हाथों से खो दिए, लेकिन अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अपना परिवार बचा लीजिए। रीना और गोपाल गुस्से में बोले, अब जब तुम्हें यह बेटा मिल ही गया है तो तुम्हें ही मुबारक। देखती हूं कैसे संभाल पाओगे तुम इस अपने पुराने परिवार के साथ नए परिवार को। चलो जी, हमें नहीं करना लंच वंच यहां बेगैरत बनकर, क्योंकि यह अभी इस क्रांति की भाषा बोल रहा है। थोड़े दिन बाद इसको होश आ जाएगा, जब यह इससे हर चीज का हिसाब किताब मांगेगी। दोनों सीता के पास बढ़ते हुए बोले, चलो अब तुम भी यहां से। सीता बोली, सॉरी मम्मा, पापा उस घर में मैं नहीं रह सकती जहां 2 बच्चों में भेदभाव होता हो, और वैसे भी कल मेरी शादी हो जाएगी तो आप मुझे भी अपना जैसा ही बनाना चाहोगी। सॉरी मम्मा, अब मैं आपसे तभी मिलूंगी जब आप में सुधार आ जाएगा, वरना नहीं। रीना गुस्से में बोली, ओह, तो तुम भी अब मातृ दिवस पर मुझे तोहफा दोगी? सीता बोली, मम्मा, मनाने वालों के लिए हर दिन ही मातृ दिवस है। लेकिन सीता ने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए कहा, मम्मा, क्या यही परिवार है जिसकी अहमियत का हम सब बहुत बखान करते हैं? क्या यही परिवार है? मम्मा, परिवार वह होता है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़ा हो। जैसे इस वक्त बुआ अपने भाई के परिवार के साथ खड़ी हैं, और दूसरी ओर मुंह करते हुए गीता भाभी के साथ उसका परिवार खड़ा है। लेकिन खुद को देखो,
आप अकेली खड़ी हो। सीता सुमित और गीता की ओर बढ़ते हुए बोली, सॉरी भाई, आज अगर रोहन मुझे ना लेकर आता तो शायद मैं भी इन्हीं की तरह अकेली रह जाती। सुमित के गाल को छूते हुए बोली, भाई भूल हो गई, माफ कर दो। गीता ने आगे बढ़कर माहौल को हल्का बनाने के लिए सीता को गले लगा लिया और धीरे से उसके कान के पास जाकर बोली, वैसे रोहन जी कैसे लगते हैं तुम्हें? भाभी, गीता बोली, हाँ, तुम्हारे भाई ने उन्हें तुम्हारे लिए पसंद किया है। सीता बोली, भाट भाई ने बिना पूछे ही? गीता बोली, तो ठीक है, मैं मना कर देती हूं, क्योंकि तुम्हारी यहां बहुत मायने रखती है। सीता बोली, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, पर वह मुझसे नाराज है अभी, और बिना मम्मा पापा के कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूं। गीता ने सीता को एक ओर ले जाकर थोड़ा समझाते हुए कहा, सीता, उन्हें एहसास हो या ना हो, वह रहेंगे तो हमारे परिवार का हिस्सा ही तो। जाओ, तुम मना लाओ, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इधर सुमित को भी सीता ने समझा दिया। दोनों ही बाहर निकलकर इधर उधर देखा तो ग्राउंड में एक और टूटी हुई सी रीना की आवाज सुनाई दी, आज मैंने खुद अपने हाथों अपना परिवार तोड़ दिया। जिसकी खुशी के लिए यह सब किया, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। गोपाल जी, गोपाल जी, आप तो मुझे समझा सकते थे, लेकिन आपने तो मेरा ही साथ दिया। क्यों? अगर आप गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते तो आज यह सब ना होता। तभी सीता ने रीना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी मम्मा, और हैप्पी मदर्स डे। और हाँ, अब आप अपना हुलिया ठीक करके आ जाओ, और आपका वेट एक सरप्राइज और कर रहा है, प्लीज जल्दी आना। रीना और गोपाल दोनों एक साथ बोले, पर हम लोग सुमित से कैसे आंखें मिला पाएंगे? सुमित पीछे से ही बोला, बस एक बार अपने बेटे को दिल से अपना कहकर तो देखो माँ, कितना प्यार है उसके दिल में आप लोगों के लिए। रीना अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ। सुमित बीच में ही बोला, मम्मी आज नहीं, आज मेरे प्रमोशन की खुशी मनाइए अपने परिवार के साथ। सुमित नम आंखों से चला गया। अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, गीता, मेरे कारण तुम्हें मदर्स डे की खुशी मिलने के लिए अभी 4 साल और वेट करना होगा। तभी पीछे से बिल्कुल धीमी आवाज सुमित के कानों में पड़ी, किसने कहा 4 साल वेट करना होगा? हाँ, बस अगले साल हम अपनी फैमिली आगे बढ़ा लेंगे। सुमित ने कहा, भाट। गीता ने उसकी गर्दन से होते हुए चुपके से उसके गाल पर किस कर दिया, पर वह इंजेक्शन व वीकनेस के लिए था, समझे आप? और यह सब प्लान रोहन जी और रुचि भाभी का था, जिसमें उन दोनों ने मुझे शामिल किया। जानती थी आप टूट जाओगे मेरे डिसीजन से, पर उन्होंने मुझे आपकी कसम देकर यह प्लान पूरा किया। और आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी कोई खबर नहीं थी? तो मिस्टर सुमित, सुन लीजिए, बीवी हूं आपकी, पल पल की खबर कैसे रखनी है सब जानती हूं। सुमित थोड़ा शरारत भरे लहजे में बोला, तो क्यों ना फिर कल ही हनीमून पर चलें? बोलो, गीता ने कहा, फिलहाल तो आप अंदर चलिए। सुमित ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया और धीमे से उसके होठों पर अपने लव रख दिए। थैंक यू। चलो, अब अंदर सब कुछ रेडी था। रोहन अंगूठी लिए अपने घुटनों के बल बैठा था और बस सीता की हां का इंतजार कर रहा था। सुमित और गीता दोनों ने सीता की ओर देखा तो सीता ने हां में सिर हिला दिया। रीना उन दोनों के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए वापस सुमित के पास चली गई। इंगेजमेंट अच्छे से हो गई थी। रोहन सुमित के पास जाकर, थैंक यू साले साहब, अब हमारी इज्जत रखने के लिए। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वैसे सुमित, अभी मुझे लगता नहीं है कि तुमने सीता और भाभी को बताया है। लगता है तू एक और धमाका फोड़ने वाला है। सुमित ने कहा, ना ना, वो धमाका नहीं होगा, वह छोटू सा सरप्राइज होगा इन दोनों के लिए, पर पहले इन्हें जॉय तो करने दे। सब कुछ हो चुका था तो सुमित ने गीता की ओर देखते हुए कहा, चलो तुम्हें भी तुम्हारे घर छोड़ दूं? गीता हैरान सी बोली, पर मैं तो तुम्हारे घर जाने वाली हूं। सुमित ने कहा, अभी नहीं, बस कुछ दिन वेट करो, अभी तो मैं बुआ मां के साथ जा रहा हूं। रीना और गोपाल हैरान थे। वह उसके फैसले पर कोई सवाल पूछकर शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे, ना ही वह अब सुमित को कुछ भी बोलना चाहते थे। इस तरह 1 महीना बीत गया। सब ठीक चल रहा था। सुमित वीकेंड पर गोपाल और रीना के पास आता था। सीता की शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का निकला था। तभी सब आराम से तैयारियां करने में लगे थे।
आज संडे था तो सुमित, सीता, गोपाल और रीना सब एक साथ गीता के घर गीता को लाने पहुंचे। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। रुचि और गीता के दोनों भाइयों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और खुशी खुशी गीता को उसके ससुराल के लिए विदा कर दिया। बाकी सब अलग गाड़ी से घर पहुंच चुके थे। सुमित और गीता अपनी अलग गाड़ी में थे। गीता ने पूछा, यह रास्ता तो घर की ओर नहीं जाता ना? सुमित बिना कुछ कहे गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जानता हूं, अब तक नहीं जाता था, पर आज से यही रास्ता घर की ओर जाएगा। सुमित ने एक सुंदर से घर के पास गाड़ी को रोककर कहा, आओ गीता, अब यह घर हम दोनों का है। गीता ने कहा, सुमित, अब तो कोई नाराजगी नहीं, फिर यह सब क्यों? सुमित ने एक बार फिर से अपनी झुकी नजरों को गीता पर डालते हुए कहा, गीता, जब रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे भरने से अच्छा है एक नया रूप देकर दो हिस्से कर दिए जाए, और अगर हम वहीं रहे तो यह दरार फिर से पड़ने के चांस हैं, और मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता जिससे हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में हजारों दरारें डाले। गीता, मैंने फैसला ले लिया है तो अब आगे तुम कुछ नहीं सोचोगी। वैसे भी मम्मी पापा का घर नजदीक ही है, तो जब कभी भी हमें एक दूसरे की जरूरत होगी हम साथ होंगे, और मैंने वहां उनकी सुविधा अनुसार एक परमानेंट मेड रख दी है, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। गीता का मन तो नहीं था, पर फिर भी सुमित की खुशी के लिए मान गई। और अगले दिन सीता और गीता को ऑफिस ज्वाइन करना था, तो सीता ने फोन पर कहा, भाभी बहुत डर लग रहा है। गीता बोली, मुझे भी। सुबह दोनों ऑफिस पहुंची। पीए ने कहा, मिस सीता, आपको सर ने ग्राउंड फ्लोर वाले अपने कैबिन में बुलाया है, और मिस गीता को इसी फ्लोर पर सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। दोनों अलग अलग कैबिन में गई और कुछ डरते हुए बोली, आई एम कम इन सर। सर को देखते ही सीता ने हैरानी से कहा, आप यहां? रोहन ने सीता को एक नजर देखा और फिर चेयर से खड़े होते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। जी हुजूर, मैं यहां, यह मेरे पापा का कैबिन है जो अब मैं संभालूंगा। पर तुम तो? हाँ, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता था तो जॉब करनी शुरू की थी, पर अब पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। आखिर उनकी मेहनत को जाया तो नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे भाई के साथ काफी पहले ऑफिस ज्वाइन किया। इधर गीता ने कैबिन के अंदर आते ही सुमित को देखकर गुस्से से उसकी चेयर पर झुकते हुए कहा, मक्कार कहीं के। सुमित ने अपनी दोनों हाथ गीता के कंधे पर रखकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे गीता शर्माते हुए बोली, छोड़ो, कोई आ जाएगा। सुमित ने उसे देखा और कहा, कोई नहीं आएगा, बिना परमिशन के पर्सनल कैबिन है। समझी मिसेस सुमित? कुछ महीनों बाद आज सीता की शादी है और अभी सब खुशी खुशी एंजॉय कर रहे थे। सीता, रुचि, रीना सब डांस कर रहे थे। तभी रुचि ने गीता और सुमित का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आई। जैसे ही गीता स्टेज पर पहुंची, उसका सिर चकरा गया और वह सुमित की बाहों में बेहोश होकर झूल गई, जिससे सुमित एकदम घबरा गया। वहीं रीना और गोपाल जी भी थोड़ा घबरा गए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने चेकअप करते हुए कहा, मुबारक हो, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। आज सबके चेहरे पर एक नई खुशी थी। बुआ और रीना में आज एक नई जंग छिड़ गई थी कि कौन अपनी बहू की देखभाल करेगा। सुमित मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी माँ, आप दोनों बारी बारी कर लेना, अभी काफी टाइम है, समझिए आप दोनों। दोनों एक साथ हंसते हुए बोली, अच्छा बेटा जी, तुम बड़ा ज्ञान झाड़ रहे हो। वही सुधा दूर खड़ी सबकी फोटो क्लिक कर रही थी शादी की। सीता एक बार फिर बुआ बनने की खुशी से खुश थी। लाल जोड़े में सजी सीता की विदाई की घड़ी नजदीक आ चुकी थी। सीता गीता के गले लगते हुए बोली, भाभी, आप अपनी वह अंगूठी तैयार रखना, क्योंकि हक से लूंगी, और हां, इस बार भाई की भी बात नहीं मानूंगी। गीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल वही, क्यों इस बार डायमंड की मिलेगी? गीता हल्की सी मुस्कुराती हुई बोली, नहीं भाभी, मुझे वही अंगूठी पसंद है। डायमंड तो रोहन जी से ले लूंगी, मुंह दिखाई में। रोहन, नमस्ते, हल्के से अभी से बता दिया कि क्या चाहिए पागल। कुछ महीनों बाद आज गीता और सुमित के जुड़वा बच्चों का नामकरण था। घर को बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। रीना और सीता सब गीता के साथ थीं। पंडित जी ने कहा, वैसे आपने कोई नाम सोचे क्या? सीता और सभी ने अपने अपने नाम पंडित जी को बता दिए।
सीता ने नाम रखे कृतिका बेटी का और कार्तिक बेटे का। रीना जी ने कहा, वैसे रोहन क्यों नहीं आया आज? सीता बोली, मम्मा आप यह उनसे ही पूछना, सब बच्चों को लेकर इधर उधर घूम रहे थे। शाम होने को है। सुमित, अब मुझे छोड़ा घर, अब अगले कुछ दिनों के लिए मैं और रीना घूमने जा रहे हैं और आकर घर भी संभालना है, तो अब तू गीता का ख्याल रखना। बुआ ने सुमित से कहा। प्यारे साथियों, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक अनदेखी सच्चाई है। हर एक परिवार की जहां रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ते हैं, पर किसी को समझ ही नहीं आता कि गलती कहां हुई। एक परिवार में हम कई रूपों में जीते हैं, एक मां बनकर, एक बहन बनकर, एक पत्नी बनकर, एक पति बनकर, एक बेटा, एक ननद, बहू, सास या बेटी बनकर। हर रिश्ता एक अलग भूमिका मांगता है, एक अलग जिम्मेदारी चाहता है। लेकिन सिर्फ इन रिश्तों में होना ही काफी नहीं होता, उन्हें सहेजना और सम्मान देना ही असली रिश्तेदारी होती है। आजकल हम भागती दौड़ती जिंदगी में इतने उलझ गए हैं कि रिश्तों के प्रति हमारी संवेदनशीलता कम होती जा रही है। कभी शब्दों में कड़वाहट आ जाती है, तो कभी नजरअंदाज करने की आदत सब कुछ तोड़कर रख देती है। पर साथियों, ऐसा नहीं है कि रिश्ते हमेशा एक जैसे रहेंगे। यह कभी उलझेंगे, कभी सुलझेंगे, कभी इनमें खटास होगी तो कभी मिठास। लेकिन खटास के वक्त इन्हें तोड़ देना कोई समाधान नहीं है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इनमें भरोसे का धागा बुनना पड़ता है और उस धागे को हर दिन थोड़ा थोड़ा सहेजना पड़ता है। वक्त रहते अगर हम इन्हें समझ लें, दूसरों की भावनाओं की कद्र करना शुरू कर दें, तो रिश्ते पहले से भी मजबूत हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा पास रहें। अगर दिलों में जगह हो तो दूर रहकर भी रिश्तों को निभाया जा सकता है। साथियों, रिश्ते खून से नहीं, समझ और सम्मान से बनते हैं। अगर किसी की बात कड़वी लगे तो जवाब देने से पहले सोचिए, कहीं वह भी अंदर से टूटा तो नहीं। वक्त रहते रिश्तों को संभाल लीजिए, क्योंकि जब अपनों से रिश्ता टूटता है तो आवाज नहीं कटता, पर अंदर बहुत कुछ बिखर जाता है। प्यारे साथियों, कहानी थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, मगर एक ऐसा मुद्दा इसमें छुपा है जो आजकल हर घर में किसी ना किसी रूप में मौजूद है। तो बस यही एक छोटी सी कोशिश थी हमारी, उस सच को आपके सामने रखने की। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा।